हेलो दोस्तों। मैं शहर की एक तंग बदबूदार गली में खड़ा था, हाथ में मिठाई का डिब्बा पकड़े। दिल में एक अजीब सी बेचैनी। आसपास की गलियां, दुकानें जिनके स्टर पर जंग लगा हुआ था, और वह पीला दरवाजा जो बरसों से रंगा नहीं गया था। सब कुछ वैसा ही था जैसे मेरी यादों में था। लेकिन आज मैं एक नए अजय के रूप में यहाँ खड़ा था। एक असिस्टेंट कमिश्नर जो बरसों की मेहनत, रातों की जागती आंखों और अपनी बहन विभा के बलिदानों के बाद इस मुकाम तक पहुंचा था। शाम का समय था। आसमान पर नारंगी रंग की लकीर फैल रही थी। मैंने मिठाई के डिब्बे को मजबूती से पकड़ा, जैसे वह मेरी कामयाबी का सबूत हो। विभा से बरसों बाद भेंट हो रही थी। उसने मेरी पढ़ाई के लिए अपनी शादी का हार बेच दिया था। वह सोने का हार जो माँ की आखिरी निशानी था। उसका सबसे बड़ा सपना, मुझे कुछ बनाना था। अजय, यह हार तेरी खुशी से ज्यादा कीमती नहीं। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, बस बाकी सब ठीक हो जाएगा। उसकी वह बात आज भी मेरे कानों में गूंजती थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। दिल की धड़कन तेज हो गई। दरवाजा खुला और विभा सामने खड़ी थी। उसका चेहरा वैसे ही था, वही सांवली रंगत, वही बड़ी बड़ी आंखें जिनमें बचपन में अपना भविष्य देखता था। लेकिन जब मेरी नजर उसके गले पर पड़ी, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसके गले में वही सोने का हार था, वही हार जो उसने बरसों पहले मेरी पढ़ाई के लिए बेच दिया था। विभा, मेरी आवाज कांप उठी। यह हार, यह तो तुमने बेच दिया था। वह खामोश रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे कोई राज छुपा हो जो बरसों से उसके सीने में दबा था। अंदर आई अजय, उसने बस इतना कहा और दरवाजा खुला छोड़कर अंदर चली गई। मैं अंदर गया। घर छोटा सा था, लेकिन साफ सुथरा। दीवारों पर कुछ पेंटिंग्स लटकी हुई थी। एक कोने में एक छोटा सा टेबल था जिस पर किताबें रखी थी, और एक दीवार पर विभा की पुरानी तस्वीर लगी थी। वह तस्वीर उसकी मंगनी के दिन की ली गई थी। इस तस्वीर में वह हार उसके गले में चमक रहा था। मैंने दोबारा पूछा, मेरी आवाज में हैरत और दर्द मिले हुए थे। वह एक कुर्सी पर बैठ गई और मुझे इशारा किया कि मैं भी बैठ जाऊं। मिठाई का डिब्बा अब भी मेरे हाथों में था, लेकिन मेरी नजर उस हार पर जमी थी। वह मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट झूठी थी। बैठो अजय, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मैं नोएडा के एक छोटे से मोहल्ले का लड़का था। हमारा घर दो कमरों का था, जहाँ चार बहन भाई, विभा, मैं, सीना और मोनी, और माँ और बाबूजी रहते थे। बाबूजी एक दुकानदार थे जो मोहल्ले की छोटी सी दुकान पर बेकरी का सामान बेचते थे। सुबह से शाम तक दुकान पर बैठते, लेकिन आमदनी इतनी नहीं थी कि हमारे सपने पूरे हो सकते। माँ घर संभालती थी, लेकिन उनकी कमर हमेशा दर्द के कारण झुकी रहती थी। वह अक्सर रात को हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करती, और विवाह भी उनके साथ हमारे उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करती। विवाह हम सब में बड़ी थी, सिर्फ 4 साल मुझसे बड़ी थी। बड़ी, लेकिन उसकी अकल और समझ उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थी। जब मैं छोटा था, वह मेरी सबसे बड़ी सहारा थी। वह रातों को जागकर मुझे पढ़ाती, मेरी किताबों के लिए अपनी इच्छाएं छुपाती थी। अजय, तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, वह हमेशा कहती थी। उसकी आंखों में एक चमक होती थी, जैसे वह मेरी सफलता को अपना सपना समझती हो। जब मैं हाई स्कूल में था, बाबूजी को दिल का दौरा पड़ा। वह अस्पताल के बिस्तर पर 5 दिन पड़े थे। मैं और विभा हर रात अस्पताल के बाहर बैठकर उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते। हमने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, लेकिन बाबूजी को ना बचा सके। 5 दिन अस्पताल के बिस्तर पर लेटे रहने के बाद वह चल बसे। उस रात के बाद हमारा घर बदल गया। माँ की आंखें हमेशा के लिए नम हो गई, और विभा ने घर की जिम्मेदारी संभाल ली। उस समय विभा की शादी की बात चल रही थी। एक अच्छा रिश्ता आया था। सुरेश, जो हमारे मोहल्ले के एक अच्छे परिवार का लड़का था। विभा की मंगनी हो चुकी थी, और उसने अपनी शादी के लिए एक सोने का हार बनवाया था।
वह हार उसको माँ से मिलने वाली आखिरी निशानी थी, क्योंकि माँ ने अपनी शादी के गहने बेचकर वह हार बनवाया था। विभा उस हार को देखकर मुस्कुराती और कहती, यह मेरी शादी का सबसे बड़ा गहना होगा। लेकिन बाबूजी के जाने के बाद हम पर कर्जों का पहाड़ टूट पड़ा। मेरी पढ़ाई जारी रखने के लिए पैसों की जरूरत थी। एक दिन विभा बाजार गई और वह हार बेच कर आई। विभा, यह क्या किया तूने? मैंने उसे रोते हुए कहा। मेरी आंखों में आंसू थे। अजय, यह हार तेरी खुशी से ज्यादा कीमती नहीं। तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। सबकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द छुपा था। मैंने उस दिन संकल्प किया कि मैं विभा के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। लेकिन उस पल मुझे नहीं पता था कि यह बलिदान हम दोनों को किस गहरे गड्ढे में लेकर जाएगी। विभा की शादी के दिन नोएडा का हमारा छोटा सा घर रोशनियों से जगमगा रहा था। मोहल्ले की गलियों में शोर हो रहा था और माँ की आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। विभा लाल जोड़े में दुल्हन बनी खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। मैंने सोचा कि शायद यह जुदाई का दर्द है। उसने अपना सब कुछ हमारे लिए कुर्बान कर दिया था, अपना हार, अपने सपने, और अब वह हमसे दूर हैदराबाद जा रही थी। सुरेश अच्छा आदमी लगता था। वह मुस्कुराता हुआ सबसे मिल रहा था और उसके घर वालों ने हमारे सादा से घर को देखकर मुंह नहीं बनाया था। लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। विभा, तुम खुश है ना? मैंने उसे विदाई से पहले पूछा, जब वह अपने कमरे में आखिरी बार अपना सामान बांध रही थी। वह रुकी, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, अजय, बस तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान रख, मेरी चिंता ना कर। उसकी आवाज में वही सुकून था जो उसने उस समय दिखाया था जब उसने अपना हार बेचा था। लेकिन उसकी आंखों में कुछ छुपा था, एक राज, एक दर्द जो मुझसे बांटना नहीं चाहती थी। विभा हैदराबाद चली गई। वह सुरेश के साथ वहीं रहने लगी। हम नोएडा में रह गए। मैं, माँ और हमारे छोटे भाई बहन, भाई सीना और मोनी। मेरी पढ़ाई जारी रही, लेकिन विभा से संपर्क कम होता गया। शुरू में वह हर सप्ताह फोन करती। उसकी आवाज में झूठी सी चहक होती, जैसे वह हमें खुश दिखाना चाहती हो। अजय, यहाँ सब ठीक है। सुरेश मेरा बहुत ख्याल रखता है। बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन समय गुजरने के साथ उसके फोन कम होते गए और उसकी आवाज में वह पुरानी चमक गायब हो गई। एक दिन माँ ने बताया, अजय, विभा के ससुराल वाले वालों ने उसे ताने देना शुरू कर दिए हैं। कहते हैं वह कोई दहेज नहीं लाई। सुरेश की माँ और बहन उसे हर दिन नीचा दिखाती है। माँ की बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। विभा ने हमारे लिए अपना सब कुछ लुटा दिया था और अब वह उसकी कीमत चुका रही थी। मैंने विभा को फोन किया। विभा, तुम ठीक है ना? अगर कुछ गड़बड़ है तो मुझे बता। वह हंसी, लेकिन उसकी हंसी झूठी थी। हाँ अजय, बस थोड़ी सी नोक जोक होती है। ससुराल में ऐसी बातें तो चलती रहती है। तू चिंता ना कर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन मुझे लगता था कि वह कुछ छुपा रही है। उसकी आवाज में खालीपन था, जैसे वह अपने दर्द को दबाने की कोशिश कर रही हो। मैं उसे जबरदस्ती नोएडा वापस लाना चाहता था, लेकिन माँ ने मना कर दिया। अजय, वो अपना घर बना रही है, हमें उसे समय देना होगा। फिर एक दिन विभा का फोन आया। उसकी आवाज भारी थी, जैसे वह घंटों रो चुकी हो। अजय, माँ बीमार है, उन्हें अस्पताल ले जाओ। मैंने हैरानी से पूछा, तुम क्यों नहीं आती? वह खामोश हो गई। कुछ पल बाद उसकी कनफटी हुई आवाज आई, मैं नहीं आ सकती। सुरेश नहीं चाहता कि मैं अब घर जाऊं। इस उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि विभा का जीवन वैसा नहीं जैसा वह हमें बताती थी। माँ की बीमारी बढ़ती गई। हमने उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए कर्ज लिया। विभा फोन पर संपर्क में रहती, लेकिन वह नोएडा ना आई। मैं उससे नाराज था, लेकिन उसकी खामोशी से मुझे लगता था कि वह मजबूरी में है। एक साल बाद
एक दिन माँ हमें छोड़ गई। उस रात जब हम माँ के अंतिम संस्कार के लिए तैयारी कर रहे थे, मैंने विभा को फोन किया। विभा, माँ चली गई, तू आजा, वैसे एक बार आजा। उसकी आवाज में एक टूटन थी। अजय, मैं नहीं आ सकती। सुरेश नहीं मान रहा। मैं गुस्से से चीखा, सुरेश क्या है? तू मेरी बहन है, इस घर की बेटी है, तू आएगी। लेकिन विभा ने फोन काट दिया। वह माँ की 13वीं पर भी ना आई। उस दिन के बाद विभा से मेरा संपर्क लगभग खत्म हो गया। सीना और मौनी अभी छोटे थे और मैंने घर की जिम्मेदारी संभाल ली। दिन रात पढ़ाई की और छोटी मोटी नौकरियों में खुद को झोंक दिया। मैं एक छोटे से ऑफिस में क्लर्क बन गया, लेकिन मेरा सपना बड़ा था। मैं सीएस की परीक्षा देना चाहता था। रातों को जब सब सो जाते, मैं अपनी किताबों के साथ बैठ जाता। विभा की बातें मेरे कानों में गूंजती, तू पढ़ अजय, बाकी सब ठीक हो जाएगा। उसके बलिदान मेरे लिए एक आग थी जो मुझे आगे बढ़ाती रही, लेकिन उसके साथ एक दर्द भी था। विभा की खामोशी, उसकी जुदाई और वह रात जो मुझसे छुपा रही थी। बरसों बाद जब मैंने सीएस की परीक्षा पास की और असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में तैनाती का लेटर मिला, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सबसे पहले विभा को फोन किया, लेकिन उसका नंबर बंद था। मैंने सोचा कि अब जब मैं इस मुकाम पर पहुंच गया हूं, तो क्यों ना खुद हैदराबाद जाकर उसे अपनी सफलता की खबर दूं। मैंने मिठाई का डिब्बा खरीदा और हैदराबाद के लिए बस पकड़ ली। रास्ते पर बीते समय की यादें मेरे साथ थी। विभा की हंसी, उसका त्याग और वह हार जो उसने मेरे लिए बेच दिया था। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए मैंने सोचा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि विभा के घर पहुंचकर जो सच सामने आएगा वह मेरे दिल को और भी तोड़ देगा। हैदराबाद के बस अड्डे पर उतरते ही धूप ने मेरी आंखों को चौंधिया दिया। हवा में अजीब सी महक और आसपास की गलियों से गाड़ियों की गूंज और रिक्शों की आवाजें आ रही थी। मैंने मिठाई के डिब्बे को मजबूती से पकड़ा, जैसे वह मेरी सफलता का अकेला सबूत हो। विभा से बरसों बाद भेंट होने वाली थी और मेरे दिल में एक अजीब सा उत्साह था। मैं असिस्टेंट कमिश्नर बन चुका था। वह सपना जिसे विभा ने मेरे लिए देखा था, जो उसने अपने सोने के हार का बलिदान देकर पूरा किया था। मैं उसे बताना चाहता था कि उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, लेकिन दिल कह रहा था कि कुछ तो गलत है। विभा का पता मुझे याद था। वह हैदराबाद के एक पुराने मोहल्ले के तंग गली में रहती थी। बस बस से उतरकर मैंने एक रिक्शा लिया। रिक्शे वाले ने जब पता पूछा तो मैंने विभा का पुराना एड्रेस बताया। भाई, वह जगह तो काफी पुरानी है, वहां अब ज्यादातर किराए के फ्लैट है, उसने कहा। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। विभा विभा से आखिरी बार फोन पर बात हुई थी जब माँ का देहांत हुआ था। उसकी आवाज में एक ऐसी टूटन थी जो बरसों से मेरे दिल में चुभ रही थी। रिक्शा गली के मोड़ पर रुका। मैंने सामने देखा वही पीला दरवाजा जो बरसों से था। दरवाजे के पास एक छोटा सा दुकानदार बैठा सिगरेट पी रहा था। उसने मुझे देखकर पूछा, कौन हो? मैंने पूछा, विभा, सुरेश कहाँ रहते हैं? उसने एक अजीब सी नजर से मुझे देखा। ओ विभा, वह तो ऊपर वाले फ्लैट में रहती है, अकेली ही रहती है। मेरा दिल धक से रह बैठ गया। सुरेश कहाँ है? वो हंसा। सुरेश, वह तो कब का कहीं और चला गया। विभा तो तकरीबन 2 साल से अकेली रहती है। मेरे हाथ से मिठाई का डिब्बा गिरते गिरते बचा। विभा अकेली थी। सुरेश कहाँ गया? उसने मुझे कभी कुछ क्यों नहीं बताया? मैंने खुद को संभाला और सीढ़ियां चढ़कर फ्लैट तक पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी। दिल की धड़कन तेज हो गई। बैठो अजय, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। विभा ने बताया कि उसके ससुराल वालों ने उसे कभी इज्जत नहीं दी। सुरेश शुरू में अच्छा था, लेकिन उसकी माँ और बहन ने उसे बदल दिया और विभा पर आरोप लगाते कि वह बांझ है, क्योंकि शादी के 4-5 साल बाद भी उसके घर कोई बच्चा नहीं हुआ। हर दिन ताने, हर दिन बातें, तू हमारे बेटे के लायक नहीं, तूने दिया ही क्या हमारे घर को। सुरेश चुप रहता, लेकिन उसकी चुप्पी मुझे और तोड़ती थी।
विभा की आवाज कांप रही थी लेकिन वह रुकी नहीं। फिर एक दिन सुरेश ने दूसरी शादी कर ली। उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। उसने मुझे बताया कि उसकी मां ने उसे मजबूर किया, लेकिन उसने मुझसे कभी माफी नहीं मांगी। मैं सख्ती में आ गया। विभा, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरा गुस्सा अब सुरेश पर था, उसके घर वालों पर था और शायद खुद पर भी, क्योंकि मैं अपनी बहन के दर्द को कहीं समझ नहीं सका। मैंने कभी तुम्हें नहीं बताया अजय, क्योंकि मैं जानती थी कि तू पढ़ाई छोड़कर मेरी चिंता में पड़ जाएगा। तेरी सफलता मेरे जीवन का अकेला सहारा थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी, लेकिन उसके शब्द मेरे दिल में खंजर की तरह चुभे। और यह हार? मैंने पूछा। मेरी नजरें अब भी उसके गले पर जमी थी। विभा ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। यह वह हार नहीं है अजय, यह नकली है। ऐसा ही सोने का हार सुरेश ने अपनी दूसरी पत्नी के लिए बनवाया था। जब उसने मुझे डिवोर्स दी तो उसने यह हार मुझे देकर कहा कि यह रख लो, शायद तुम्हारी कोई इज्जत बन जाए। मेरा खून खोल उठा। विभा, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तेरे लिए सब कुछ करता। मेरी आवाज तेज हो गई, लेकिन विभा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अजय, तेरी सफलता ही मेरी जिंदगी का मकसद था। अगर मैं तुझे यह सब बताती तो तू खुद को कभी माफ ना करता। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन इस सुकून के पीछे बरसों का दर्द छुपा था। मैं उस रात विभा के फ्लैट में रुका। वह अब अकेली रहती थी, एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। उसने अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी आंखों में वह पुरानी चमक गायब थी। सुरेश उसे छोड़कर अपनी दूसरी पत्नी के साथ एक के इलाके में रहने लगा था। रात भर मैं सो ना सका। विभा की बातें मेरे दिल में घूमती रही। उसने अपना सब कुछ मेरे लिए लुटा दिया और मैं उसके दर्द को समझ ना सका। लेकिन अब मैं असिस्टेंट कमिश्नर था। मेरे पास ताकत थी और मैंने फैसला कर लिया था कि सुरेश और उसके घर वालों की को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह हार जो उसके गले में चमक रहा था, मेरी नाकामी की याद दिलाता था। विभा ने अपना सब कुछ मेरे लिए कुर्बान कर दिया था। अपना हार, अपने सपने, अपनी इज्जत, और मैं उसका भाई उसके दर्द को देख ना सका। सुरेश ने उसे डिवोर्स दे दी, उसे जलील किया और इस हार को उसके मुंह पर मारा जैसे कोई भीख हो। मेरा खून खोल उठा। सुबह हुई, विभा किचन में नाश्ता बना रही थी। उसने सादे से कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल अब पहले जितने घने ना थे। बरसों के दुख ने उसकी जवानी छीन ली थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। अजय, चाय पियोगे? उसने मुस्कुराते हुए पूछा, जैसे कल रात उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज मुझ पर खोलकर अपना दिल हल्का कर लिया हो। मैंने सर हिलाया, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। विभा, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तू अकेली ये सब कैसे सहती रही? मेरी आवाज में गुस्सा और दर्द मिला हुआ था। वो खामोश रही। फिर उसने चाय का कप मेरे सामने रखा और कहा, अजय, अगर मैं तुझे यह सब बताती तो तू अपनी पढ़ाई छोड़ देता और फिर मेरे इतने बलिदान का क्या फायदा होता? लेकिन विभा, तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। मैंने चीख कर कहा, सुरेश ने तुझे धोखा दिया, तेरी इज्जत उछाली और तू खामोश रही। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक गहरा दर्द था। अजय, इज्जत कोई हार या गहना नहीं जो कोई छीन ले। मेरी इज्जत मेरी मेहनत है, मेरा आत्म सम्मान है। सुरेश मुझे डिवोर्स दे सकता है, लेकिन मेरे आत्म सम्मान को नहीं छीन सकता। उसकी बातों ने मुझे खामोश कर दिया, लेकिन मेरे दिल में एक आग जल रही थी। मैं एक असिस्टेंट कमिश्नर था, मेरे पास ताकत थी। मैं सुरेश को सबक सिखाना चाहता था। विभा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वह और उसके घर वाले तेरी जिंदगी तबाह करने की सजा भुगतेंगे। विभा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेलियां खुरदरी थी, बरसों की मेहनत की गवाही देती थी। अजय, बदला लेने से कुछ नहीं मिलेगा। मैंने अपनी जिंदगी संभाल ली है, तू बस अपनी सफलता पर गर्व कर। लेकिन मैं उसकी बात ना मान सका। उस रात विभा सो गई।
मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया जो हैदराबाद पुलिस था। विनीत, मुझे सुरेश के बारे में जानकारी चाहिए। वह क्या करता है? उसका कारोबार कैसा है? विनीत ने हंसकर कहा, अजय, तू असिस्टेंट कमिश्नर बन गया है और अभी तक एक भाई की तरह तेरी सोच है। ठीक है, मैं देखता हूँ। अगले दिन विनीत का फोन आया। अजय, सुरेश का कारोबार कुछ साफ नहीं। वह इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नाम पर कुछ तो गलत काम करता है। उसके गोदामों में कई बार छापे पड़ चुके हैं, लेकिन उसने हर बार रिश्वत देकर खुद को बचा लिया। यह सुनकर मेरा गुस्सा और भड़क उठा। सुरेश ना सिर्फ विभा का मुजरिम था बल्कि कानून का भी मुजरिम था। मैंने विनीत से कहा, उसके खिलाफ एक ठोस इंक्वायरी शुरू करो। कोई रिश्वत, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। कुछ ही दिनों बाद सुरेश मेरे दफ्तर में था। वह एक दुबला पतला आदमी था जिसके चेहरे पर अब वह पुरानी चमक नहीं थी। वह हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ा था। अजय भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने विभा के साथ गलत किया, लेकिन मुझे बर्बाद ना करो। मैंने उसे घूरा। तूने मेरी बहन की जिंदगी तबाह की, उसे अपमानित किया और अब दया मांग रहा है। मेरा दिल चाह रहा था कि उसे वहीं थप्पड़ मार दूं, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। अजय, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की, लेकिन मेरी दूसरी पत्नी वह प्रेग्नेंट है। अगर मैं जेल चला गया तो उसका क्या होगा? सुरेश की आवाज में एक झूठी सी मायूसी थी। उसकी बात सुनकर मेरा गुस्सा और भड़क उठा। तूने विभा के साथ जो किया उसका क्या? तूने उसे अकेला छोड़ दिया, उसकी इज्जत पर धब्बा लगाया और अब अपनी पत्नी, दूसरी पत्नी की चिंता है। सुरेश चुप हो गया। हो जा। सुरेश चुप हो गया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन मुझे इस पर कोई दया ना आई। फिर उसी पल विभा की बात मेरे कानों में गूंजी। बदला लेने से कुछ नहीं मिलेगा। मैंने गहरी सांस ली और सुरेश से कहा, तुझे कानून सजा देगा, तेरी रिश्वत अब काम नहीं आएगी। मैंने उसे जाने दिया, लेकिन उसके खिलाफ इंक्वायरी बंद नहीं की। मैं जानता था कि कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। लेकिन उस दिन जब मैं अपने फ्लैट में वापस आया, विभा की बातें मेरे दिल में घूमती रही। क्या मैं सही कर रहा था? क्या विभा सच में नहीं चाहती थी कि मैं सुरेश को सजा दूं, या वह सिर्फ अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करना चाहती थी? अगले दिन मैं विभा के फ्लैट वापस गया। वह स्कूल से वापस आई थी और एक कप चाय हाथ में पकड़े बैठी थी। अजय, तू ठीक है ना? उसने चिंतित स्वर में पूछा। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जो बचपन में मुझे उसकी ओर खींचती थी। विभा, मैं सुरेश को सजा दिला के रहूंगा। वह तेरे साथ जो कर गया उसकी कीमत चुकाएगा। वह चुप रही। फिर उसने कहा, अजय, अगर तू उसे सजा देगा तो क्या सब बदल जाएगा? मेरा दर्द वापस नहीं आएगा, मेरी इज्जत वापस नहीं मिलेगी। मैंने अपनी जिंदगी संभाल ली है, तू भी अपनी जिंदगी सुकून से जी। उसकी बातों ने मुझे झकझोर दिया, लेकिन मेरा दिल अब भी नहीं मान रहा था। सुरेश ने विभा की जिंदगी तबाह की थी और मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ सकता था। विभा की बातों ने मेरे दिल में एक अजीब सा तूफान मचा दिया। वह कहती थी कि बदला लेने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। सुरेश ने उसकी जिंदगी तबाह की थी, उसकी इज्जत पर धब्बा लगाया था और उसे एक झूठे हार के साथ अकेला छोड़ दिया। क्या वह सच में उस दर्द से आगे बढ़ चुकी थी, या यह उसकी खुददारी थी जो उसे कमजोर होने से रोक रही थी? मैं हैदराबाद में कुछ दिन और रहा। विभा के फ्लैट में सुबह शाम उसके साथ समय गुजारता। वह एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी जहां गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। सुबह वह जल्दी उठती, अपना सादा सा नाश्ता करती, स्कूल चली जाती। शाम को वापस आती तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी थकान होती, लेकिन वह मुस्कुराती रहती। अजय, यह बच्चे मेरी जिंदगी है। उन्हें पढ़ाते हुए मुझे लगता है कि मुझे अपना सब कुछ वापस पा रही हूँ। एक शाम हम दोनों उसके फ्लैट की छोटी सी बालकनी में बैठे, हैदराबाद की हवा में समंदर की महक थी
और दूर से गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें आ रही थी। मैंने उससे पूछा, विभा तू सच में खुश है? तो तूने सुरेश को माफ कर दिया? वह चुप रही। उसने अपना चाय का कप नीचे रखा और कहा, अजय माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम अपने दर्द को अपनी ताकत बना लेते हो तो बोझ हल्का हो जाता है। सुरेश ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैंने खुद को दोबारा बनाया। उसकी बातों में एक सच्चाई थी, लेकिन मेरा दिल अब भी बेकरार था। विभा तू नोएडा वापस क्यों नहीं आती? सीना और मौनी भी तुमसे मिलना चाहते हैं। हम सब मिलकर दोबारा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। वो मुस्कुराई। अजय नोएडा मेरा घर है, लेकिन अब मेरी जिंदगी यहाँ है। यह बच्चे, यह स्कूल, यह मेरा मकसद बन गया है। मैंने उसकी बात सुनकर सर हिलाया, लेकिन दिल में एक फैसला पक्का कर रहा था। विभा ने अपनी जिंदगी संभाल ली थी, लेकिन मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैंने सोचा कि उसे नोएडा वापस ले जाऊंगा, जहां हम सब एक साथ रह सकते हैं। और कुछ दिनों के बाद मैंने सुरेश के खिलाफ इंक्वायरी को तेज कर दिया। विनीत ने बताया कि सुरेश के गोदामों से गैर कानूनी सामान बरामद हुआ था। उसके कारोबार पर छापे पड़ रहे थे और उसकी रिश्वत की पेशकश अब काम नहीं आ रही थी। एक दिन सुरेश का फोन आया। अजय तुम यह क्या कर रहे हो? मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मैंने कठोर स्वर में कहा। सुरेश तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की, अब कानून अपना काम करेगा। तो उसने माफी मांगना शुरू की। अजय मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की, लेकिन मेरी पत्नी वह प्रेग्नेंट है। अगर मैं जेल गया तो उसका क्या होगा? मैंने फोन काट दिया। उसकी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन रात को जब मैं विभा के फ्लैट वापस आया, उसने मुझसे पूछा, अजय तू अब भी सुरेश के पीछे पड़ा है ना? मैं खामोश रहा। कुछ सप्ताह बाद मैंने विभा को नोएडा वापस आने के लिए मना लिया। विभा तू अकेली यहाँ क्या करेगी? नोएडा में हम सब एक साथ रह सकते हैं। सीना और मोनी तुमसे मिलने के लिए तरस रहे हैं। वह हंसी। अजय तू अब भी वही जिद्दी बाई है। ठीक है, मैं आऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। मैं स्कूल में पढ़ाना नहीं छोड़ूंगी, मैं नोएडा में भी बच्चों को पढ़ाऊंगी। मैंने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा। ठीक है विभा, तू जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। नोएडा वापस आने से पहले मैंने सुरेश के केस को विनीत के हवाले कर दिया। मैंने फैसला किया कि मेरा मकसद बदला नहीं था, न्याय था। सुरेश को उसके अपराध की सजा मिलेगी, लेकिन मैं अपनी जिंदगी उसकी तबाही के लिए बर्बाद नहीं करूंगा। नोएडा वापस पहुंचकर विभा ने एक नई जिंदगी शुरू की। उसने एक छोटे से स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देती थी। सीना और मौनी उसे देखकर खुशी से झूम उठे। विभा दीदी आप वापस आ गई, सीना ने उसे गले लगाते हुए कहा। विभा ने मुस्कुराकर उसका सर सहलाया। हाँ सीना, अब हम सब एक साथ हैं। नोएडा की गलियों में एक नया सवेरा हुआ। विभा की वापसी ने हमारे घर को दोबारा सवरग बना दिया था। मोनी कॉलेज में थी और सीना स्कूल में पढ़ता था। मैं अपनी नौकरी में व्यस्त था, लेकिन हर शाम हम सब एक साथ बैठे थे। विभा हमें अपने स्कूल के बच्चों की बातें सुनाती और उसकी आवाज में एक नई चमक थी। विभा ने अपने गले से वह हार उतारा जो सुरेश ने उसे दिया था और कहा, यह मुझ पर बोझ था, अब मैं आजाद हूँ। मैंने उसे गले से लगाया। विभा तूने मुझे जिंदगी दी, अब मेरी बारी है। उस रात हम दोनों ने नोएडा की सड़कों पर चहलकदमी की। विभा ने हंसते हुए कहा, अजय तू जानता है, जब तू असिस्टेंट कमिश्नर बना मुझे लगा कि मेरा हार बेचना सफल हो गया। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी मुस्कुराहट में एक नई जिंदगी थी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों एक दूसरे का सहारा थे। विभा ने अपने बलिदान से मुझे सफलता दिलाई और मैंने उसे वापस लाकर उसे एक नई जिंदगी दी। जिंदगी अजीब है, यह हमें गाँव देती है, लेकिन इन्हीं गाँव से हमें जीने का कारण भी मिलता है। विभा मेरी बहन थी, मेरी माँ थी, मेरी दोस्त थी। आज जब मैं यह मुस्कुराते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद जिंदगी ने हमें वह सब कुछ लौटा दिया जो उसने हमसे छीना था। सुरेश के केस का फैसला कुछ महीनों बाद आया।
उसे अपने अपराधों की सजा मिली 4 साल कैद, लेकिन उसकी सजा से ज्यादा विभा की मुस्कुराहट ने मुझे सुकून दिया। वह आजाद थी और उसकी आजादी मेरी सबसे बड़ी जीत थी। हर शाम जब हम सब एक साथ बैठते, विभा हंसती और उसकी हंसी हमारे घर को खुशी से भर देती। वह कहती, अजय, जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और उस समय मैं जानता था कि हमने वह दूसरा मौका पा लिया था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।